नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग पहले से बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। त्रिभुजों की समरूपता के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, बोर्ड पर हेडिंग डाली गई है और आप सभी लोग हेडिंग डाल के लिखिएगा, समझिएगा, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा, वरना आप कहीं पर भटक जाएंगे कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ कैसे चला आया। बाद में मेरा दोस्त मत दीजिएगा, इसीलिए मैं हेडिंग डलवा दे रहा हूँ, आप सभी लोग हेडिंग डाल दीजिएगा। इसमें हम एक चीज और जानेंगे, थेल्स नियम। थेल्स नियम हमारा क्या होता है, इसके बारे में अभी हम आपको आगे समझाएंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं त्रिभुजों की समरूपता के बारे में, ठीक है। समझ में आ गया इतना आप सब लोगों को। चलिए, जिनको समझ में आ गया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें। शेयर करने से क्या होता है, मन का बोझ हल्का होता है और ये जो चैनल है आपके जीवन में बहुत काम आएगा। फ्री शिक्षा यानी फ्री एजुकेशन, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुज जो हमारा होता है, सबसे पहली चीज हम त्रिभुज के बारे में बता देते हैं आपको। त्रिभुज भी हमारा एक प्रकार से बहुभुज है। क्या है? बहुभुज है। बहुभुज के बारे में हमको पिछली वीडियो में समझाए थे, पार्ट 2 में समझाए थे कि आपको बहुभुज क्या होता है, ठीक है। तो त्रिभुज भी हमारा एक प्रकार से बहुभुज ही होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो नियम हम बहुभुज के लिए लगाए थे, जो नियम हम बहुभुज के लिए लगाए थे समरूप में, वही नियम हम त्रिभुज के लिए भी लगाएंगे, वही नियम सेम लगाएंगे। देखिए, अब बहुभुज में क्या नियम था, बहुभुज में दो नियम था। पहला नियम, दूसरा नियम क्या था। पहला नियम ये था कि इनके जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। क्या होते हैं? संगत कोण। संगत कोण बराबर होती है, बराबर होते हैं। किसके? बहुभुज के, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इनकी जो संगत भुजाएं होती है वो एक ही अनुपात में होती है। कौन से अनुपात में होती है? एक ही अनुपात में होती है, या हम इसे कहते हैं कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं। क्या है? समानुपाती है। चलिए इसको भी लिख रहा हूं मैं। संगत भुजा, संगत भुजा या भुजाएं लिख के, संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होती हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये नियम बहुभुज के लिए, ये दो नियम आपको दिखाए गए हैं या बोर्ड पर मैंने लिख दिया है, बहुभुज के लिए। अब यही सेम नियम हम त्रिभुज के लिए भी अप्लाई करेंगे। क्यों त्रिभुज के लिए अप्लाई करेंगे, या क्यों हम इसको त्रिभुज बराबर हम यहाँ त्रिभुज कहें या बहुभुज कहें, क्यों कहें इसे? देखिए, त्रिभुज में और बहुभुज में अंतर होता है, लेकिन यहाँ पे जो नियम लगेगा उसके बारे में बता दे रहा हूँ कि ये जो नियम एक ही लगेगा। क्यों लगेगा? देखिए, यहाँ पर भी हमारा कोण बनता है, त्रिभुज में भी हमारा ऐसे त्रिभुज रहेगा तो यहाँ पर भी हमारा कोण बनेगा और यहाँ पर भी भुजा बनेगी। क्या बनेगी? यहाँ पर कोण बनेगा, भुजा भी बनेगी। और बहुभुज में यानी कि हमारा चतुर्भुज में क्या होता है, यहाँ पर भी हमारा कोण बनेगा और भुजा बनेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, यहाँ पर कोण है, भुजा है, और यहाँ पर भी कोण है, भुजा है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जो नियम हम बहुभुज के लगाते हैं वही नियम हम त्रिभुज के लिए भी लगाएंगे। ये है एक हमारा त्रिभुजों की समरूपता। क्या है? त्रिभुजों की समरूपता है। ये समझ में आया आप सभी लोगों को। चलिए, अब इसी में एक नियम हमारा दिया गया है, थेल्स नियम। आजकल हम इसे जिससे कहते हैं थेल्स नियम, या हम इसे पहले कहते थे आधारभूत, ठीक है, समानुपातिकता प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय जिसे कहते हैं, आजकल हम इसे इस नाम से जानते हैं कि थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। कौन से प्रमेय के नाम से जानते हैं? थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ से फिर समझा दे रहा हूँ। देखिए, जो हमारा दो त्रिभुज होते हैं ना, जब दो त्रिभुज का संगत कोण जब बराबर होता है तब वो हमारा क्या होता है, समान कोणिक होता है, ठीक है। कौन सा कोण होता है? समान कोणिक त्रिभुज होता है, जिसे हम कहते हैं इनक्वांगुलर, इनक्वांगुलर त्रिएंगल। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप कहीं भटक ना जाएं। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, लिखने से ज्यादा आप मेरी बातों को ध्यान देना, लिखने से ज्यादा मेरी बातों को ध्यान देना, क्योंकि मैं लिखता कम हूँ, ज्यादा समझाता हूँ आपको। जो चीज मैं लिख दिया हूँ उसके बारे में 10 बार समझाता हूँ, इसीलिए एक बार मैंने लिख दिया तो उसको एक बार नोट करके उसके बाद मेरी बातों को सुनना, तब आपको समझ में आएगा। मैं आपको हमेशा ये चीज कहता हूँ, ठीक है। ये नहीं है कि बात को सुनना, सुनते रह जाना रिश्तेदारों की तरह। रिश्तेदार का मतलब क्या होता है भैया? रिश्तेदार पे कभी भरोसा मत करना। रिश्तेदार स्वाद अनुसार लोगों का इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार से लोग स्वाद अनुसार खाना खाते हैं, उसी प्रकार से रिश्तेदार होते हैं जो स्वाद अनुसार एक दूसरे को पसंद करते हैं या एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, स्वाद अनुसार चखते हैं। बस मैं यही जानता हूँ रिश्तेदारों के बारे में। और रिश्तेदार छोड़िए, सबसे पहले हम ये जानते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
ऐसे करके, क्योंकि पॉइंट में चला जाएगा हमारा, हम इसको ऐसे करके लिखेंगे। दो त्रिभुज या दो त्रिभुजों का संगत कोण बराबर हो तो, दो त्रिभुजों का संगत कोण बराबर हो तो वे हमारे, या हम उन्हें हम समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इनक्वेंगुलर त्रिएंगल। ये हमारा होता है समान कोणिक। इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान दीजिएगा। दो त्रिभुजों का संगत कोण जब बराबर हमारा होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं, यानी कि इनक्वेंगुलर त्रिएंगल कहते हैं, समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। ये जो समान कोणिक त्रिभुज है ना, इसी त्रिभुज को थेल्स ने समझाया था आपको। कौन से? किसने समझाया था? थेल्स, जिसे हम कहते हैं THALES, थेल्स ने समझाया था, जिसे हम आजकल थेल्स नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? थेल्स नियम कहते हैं। इसलिए हम आपको कहे थे कि पहले आप ये त्रिभुज को समझ लीजिए, इसकी समरूपता को समझ लीजिए, उसके बाद ही हम आपको थेल्स के नियम पर लेकर चलेंगे। ठीक है ना? ये समझ में आ गया? चलिए अब हम आपको थेल्स के नियम लेकर चलते हैं। ठीक है, थेल्स हमारे जो है ना, वो यूनानी देश के या यूनान के वो प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। क्या है? यूनानी देश के कौन से हैं? प्रसिद्ध गणितज्ञ। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? दो ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिपादित किए थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसकी जो समरूपता है, त्रिभुजों की समरूपता है, वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए, इसको इन्होंने एक चीज और कहा था कि संगत कोण जो होते हैं ना, या संगत भुजा जिसे हम कहते हैं, संगत भुजा दो समान कोणिक, या देखिए मैं लिख रहा हूं, दो समान कोणिक, जो मैं अभी आपको समझाया हूं, समान कोणिक त्रिभुजों की भुजा जो होती है ना, दो समान कोणिक त्रिभुजों की भुजा सदैव समान होती है। क्या होती है? सदैव एक समान होती है। सदैव एक समान होती है। ठीक है, दो समान कोणिक त्रिभुजों की भुजा जो है वो सदैव एक समान होती है। किसने कहा था? यूनानी देश के महान गणितज्ञ थेल्स जी ने कहा था। इसने THALES, थेल्स जी ने कहा था ये। ठीक है, जिसे हम कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता। थेल्स नियम आजकल कहते हैं। इस नियम को मैं लिख रहा हूं, नाम इसका लिख रहा हूं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, जिसे हम आजकल कहते हैं थेल्स प्रमेय। अब प्रमेय का मतलब आप समझते हैं, जिसे हम कहते हैं थ्योरम। ठीक है, यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसे हम आजकल थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? देखिए, इतना ही सिर्फ दिया गया है। ठीक है, अगर हम इतना समझ लिए हैं तो आप ये समझिए कि हमें त्रिभुजों की समरूपता समझ में आ गई। त्रिभुज की समरूपता समझना बहुत आसान है। जैसा कि हम आपको अभी समझाए, स्टार्टिंग में बता दिए कि जो हमारा त्रिभुज होता है उसको, या जो हमारा बहुभुज होता है, वो भी एक प्रकार का हमारा त्रिभुज के रूप में ही कन्वर्ट किया जाता है। उसके जो बहुभुज में नियम लगेगा वही सेम नियम,
त्रिभुजों की समरूपता में लगेगा। जो बहुभुजों की समरूपता में लगेगा वही नियम क्या लगेगा, त्रिभुजों की समरूपता में, बिल्कुल सेम नियम। इसीलिए हम आपको पहले ही समझा दिए, ठीक है, इसीलिए हम पहले समझा दिए ताकि आप जो है कहीं पर भटक ना जाए या समझ में ना आए आपको, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम क्या किए हैं, वो नियम लगा दिए। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप, एक्टिविटीज जिसे हम कहते हैं। क्या है, क्रियाकलाप, क्रियाकलाप, एक्टिविटीज, एक्टिविटीज, ठीक है। ये हमारा क्रियाकलाप हम आपको समझाए थे अभी पिछले वीडियो में, तीसरे पार्ट में समझाए थे क्रियाकलाप हमारा होता है। क्रियाकलाप का मतलब होता है किया गया कार्य, किया गया कार्य, जिसे हम बोलते हैं या रचना के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं, रचना के रूप में जानते हैं। हम या बोले किया गया कार्य बोले, या हम बोले रचना, इसे हम कहते हैं क्रियाकलाप, ठीक ना। ये समझ में आ गया आप सभी लोगों को क्रियाकलाप। चलिए क्रियाकलाप के बारे में मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप स्क्रीन पर भी देखिए और यहाँ पर भी देखिए, मैं यहाँ पे सुना रहा हूँ। देखिए कोई कोण, यहाँ पे देखिए, कोई कोण एक्स ए वाई खींचिए तथा उसकी एक भुजा ए एक्स पर बिंदु पी क्यू डी आर और बी इस प्रकार अंकित कीजिए कि ए पी बराबर पी क्यू आ जाए, फिर पी क्यू बराबर क्यू डी आ जाए, क्यू डी बराबर डी आर आ जाए, डी आर बराबर आर बी हो जाए, ठीक है ना। तो कोई एक मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक्स ए वाई, क्या है, एक्स ए वाई, हमें क्या कर देते हैं, एक कोण खींच देते हैं, एक भुजा बना देते। मान लीजिए यहाँ से ऐसे खींच दिया हमने, ठीक ना, ऐसे कर, ये हमारा हो गया ए, ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स, ये हमारा हो गया वाई, ठीक है। हमने तीन ऐसे एक क्या खींच दिए हैं, त्रिभुज खींच दिए हैं, जिसे हम बोलते हैं एक कोण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और क्या दिया गया है, एक भुजा ए एक्स पर बिंदु ए एक्स, यहाँ से देखिए मतलब ये बोल रहा है कि ए एक्स पर बिंदु मान लीजिए क्या दिया गया, पी दिया गया है, एक बिंदु मान लीजिए पी है, फिर क्या दिया गया है, क्यू डी आर, क्यू डी आर हो गया हमारा, और क्या हो गया, बिंदु बी हो गया, ठीक है ना। ये हो गया हमारा बी, यानी कि हमारा हो गया पी क्यू डी आर बी, इस प्रकार से हमारा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही चीज आएगा, देखिए ए पी बराबर हमारा आ जाएगा पी क्यू बराबर हमारा आ जाएगा क्यू डी, अब क्यू डी बराबर हमारा आ जाएगा डी आर आ जाएगा, डी आर बराबर हमारा क्या आ जाएगा, डी आर बराबर हमारा आ जाएगा आर बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर बी आ जाएगा, जो चीज यहाँ पर दिया गया है क्रियाकलाप। ये हम समझाना चाहते हैं आपको हेल्थ नियम के बारे में। इसमें कई सारे प्रमेय है, कई सारे थ्योरम है, इसमें टोटल इस चैप्टर में टोटल 9 थ्योरम है, टोटल 9 प्रमेय है। हम आपको हर प्रमेय का अलग अलग वीडियो देंगे, हर प्रमेय का अलग अलग वीडियो देंगे। उसके बाद जो टॉपिक्स रहेंगे उस टॉपिक को मैं अलग अलग वीडियो में समझाऊंगा आपको। क्यों समझाऊंगा, क्योंकि देखिए कोई भी चीज चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अगर हम उसको ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। लंबी वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं होता है, वीडियो लंबी हो या छोटी हो, लेकिन जो समझाया गया है वो बिल्कुल विस्तार तरीके से होना चाहिए, तब बच्चे संतुष्ट होते हैं, वरना नहीं संतुष्ट हो पाते, ठीक है ना। ये हमारा हो गया, और उसके बाद क्या करते हैं, बिंदु बी से होती हुई एक कोई रेखा खींचिए जो भुजा ए वाई को बिंदु सी पर काटे। कहाँ से, बिंदु बी से। मान लीजिए यहाँ पे देखिए बिंदु बी है, ठीक है, यहाँ पर बिंदु बी दिया गया है। अब ए वाई पे हमें एक रेखा खींचनी है जो बिंदु बी से हमें सी पर काटे, ठीक है। तो अगर हम ऐसे खींच देते हैं तो ये हमारा बिंदु आ जाएगा, तो हम इसे क्या करते हैं, सी पर काट देते हैं। किस पर काट देते हैं, सी पर काट देते हैं। साथ ही हम डी से होकर बीसी के समांतर, डी से होकर बीसी के समांतर एक रेखा खींचे जो AC को E पर काटे, AC को E पर काटे। कहाँ से खींचे हम, D से खींचे, D हमारे यहाँ पर दिया गया है, हम यहाँ से एक रेखा ऐसे खींचे AC को E पर काटती है, इस पे काटती है, AC को E पर काटती है। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को कि नहीं आ रहा है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए क्रियाकलाप दिया हो या ना दिया हो उससे मतलब नहीं होता है, जो हमें समझना, अगर हम उसको समझ नहीं पाएंगे तो हम देख कर क्या करेंगे,
जब समझ में नहीं आएगा तो हम इसको देख कर क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्या बोलता है, डी पर काटे। क्या आप रचना से ये देख सकते हैं कि एडी, ध्यान दीजिएगा, एडी हमारा यहाँ पर दिया गया है, एडी बटे में करके दिया गया हमारा है डीबी। एडी हो गया एक बिंदु, क्योंकि दो बिंदु कटी तो एक हमारा हो गया एडी, तो हमारा एक दूसरा हो गया क्या है डीबी। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बटे में। अब एडी में हमारा देखिए कितने हैं, 1 2 3 दिया गया, ठीक है। तीन चिन्ह आ जाते हैं, जैसे कि ए बी, ए और डी बी, ये 3 आ गए हमारे। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं बटे में। अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया हमारा, डी आ गया और बी आ गया, ठीक है, 2 बिंदु। यहाँ से देखिए ए डी बी 3 बिंदु आ गए हैं, तो हम 3 कर देते हैं। अब हम बटे में यहाँ लेकर आएंगे, ठीक है, क्या लेकर आएंगे, बटे में लेकर आएंगे। अब हम देखिए यहाँ पर दिया गया है डी बी दिया है, तो डी बी में कितने हैं, डी बी सिर्फ 2 है, तब क्या कर सकते हैं 2 कर सकते हैं। यानी कि हमारा कितना आ गया, ए डी बटे में डी बी बराबर 3 बटे में 2। ये इसके बराबर में है, किसके बराबर में है, इसके बराबर में है, ऐसे इसको लगाते हैं, ठीक है। अब ए ई और ई सी, ए ई और ई सी को नापिए, किसको, ए ई और ई सी को नापिए। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, तो हम लिखते हैं ए ई बटे में, ए ई बटे में ई सी, क्या कर देते हैं, ई सी कर देते हैं, ठीक है। इक्वल टू में करेंगे हम, ए ई हमारा 2 दिया गया है, ए ई सी 3 दिया गया है, तो हमारा यहाँ पे 3 बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 बटे में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि देखिए, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी, दिख रहा कि नहीं है, ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी बराबर कितना है, टोटल 3 बटे में 2 है, ठीक है। कितना है, 3 बटे में 2, यानी कि ये दोनों इक्वल हमारे हैं, क्या है, ये दोनों हमारे क्या है, बराबर है। इसीलिए जो रेखाखंड खींची गई है, यही हमारा थेल्स प्रमेय होता है। देखिए थेल्स प्रमेय में ये माना जाता है कि थेल्स जो थे हमारे प्रसिद्ध गणितज्ञ थे हमारे यूनानी देश के, ठीक है, उन्होंने एक ऐसा खोज किया, ऐसे चीज का प्रयोग किया या ऐसा परिणाम खोज किया जिससे आजकल हम इसे कहते हैं आधारभूत प्रमेय, समानुपातिकता। उन्होंने इसी का प्रयोग किया था, इसका, इसी का जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये तो एक मान लीजिए क्रियाकलाप है, किया गया कार्य है, क्रियाकलाप में आपको समझा रहा हूँ। लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे ना, तो आपको आसानी से नहीं हल हो पाएगा। इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी दिया गया है, इस चैप्टर में पाइथागोरस प्रमेय भी दिया गया है। ये इस प्रकार से आसानी से नहीं हल होने वाला भैया, ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ पर दिया गया है, तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए, त्रिभुज ए बी सी, एक बार हम बना देते, त्रिभुज ए बी सी हो गया, फिर त्रिभुज ए डी ई हो गया, इसमें 3 त्रिभुज, 2, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं, तो त्रिभुज हमारा हो जाएगा ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में हम देखते हैं क्या है, तो हमारा आ जाएगा डी ई, ठीक है, डी ई इस टाइप से हम करेंगे तो बी सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सी यहाँ पर दिया गया है, बी यहाँ पर देखिए, डी डी से हमारा हो जाएगा कैंसिल, अगर हम करना चाहें तो हमारा डी ई आ जाएगा, ठीक है, और हमारा यहाँ पे बी सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। तो हम ये कर सकते हैं इक्वल टू में ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी, ये चीज हम कर सकते हैं, ठीक है। क्या ये संयोग वंश है, क्या यह बोल रहा है कि क्या यह संयोग वंश है, नहीं है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आया है तो इसी को हम कहते हैं, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसी को हम कहते हैं आधारभूत, क्या कहते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसे हम आजकल थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। थेल्स जी ने जब समान कोणिक त्रिभुज का इसको समझाया था, समान कोणिक त्रिभुज को समझाया था, अब जिस प्रकार से उन्होंने, जिस प्रमेय का उन्होंने प्रयोग किया था, वो यही प्रमेय जो क्रियाकलाप में दिखाया गया, ठीक है, यही प्रमेय है। बकिया जो क्वेश्चन है ना, वो आपके स्क्रीन पर पहले ही दिखा दिया गया है, सो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं भैया,
ठीक है। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मतलब इसका फिगर दिखा दिया, आपको समझा दिया, बस हो गया। ऐसा नहीं करना पड़ता हमें। ये सिंपल बोर्ड है, यहाँ पर क्वेश्चन को लिखना पड़ता है बिल्कुल बेसिक तरीके से, हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को समझाना पड़ता है, ठीक है। डिजिटल बोर्ड में, सिंपल बोर्ड में यही तो अंतर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं समझ में आया है तो भैया फिर भी सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना, ठीक है। लेकिन हाँ, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, समझ में आ गया सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।